दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख डज इंडिया इवन नीड अ पार्लियामेंट और द हिंदू में छपे लेख इंडियाज पार्लियामेंट इज मिसिंग इन एक्शन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते दिनों संसद के एक पूर्व सदस्य ने सवाल उठाया कि क्या भारत को वास्तव में संसद की जरूरत है। भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत स्तंभ संसद पर यह सवाल भले ही जायज ना हो, लेकिन राजनीति के नैतिक पतन के इस दौर ने संसद की प्रासंगिकता पर बहस को जन्म जरूर दिया है। संविधान निर्माताओं ने देश को जिस मकसद से संसद सौंपी थी, उसे इस दौर के नेताओं ने संवैधानिक रूप से भले ही कायम रखा हो, लेकिन संसद के वास्तविक कार्यों और गरिमा को भरपूर धूमिल किया है। संसद में चीख पुकार, बिल की प्रतियां फाड़ना और राज्यसभा में महिला सांसदों से धक्का मुक्की से लेकर सांसदों का एक दूसरे पर निजी हमले करना जैसे मामलों में देश की जनता ने संसद को तमाशा बनते देखा है। संसद अपनी मजबूत भूमिका निभाने में कैसे कमजोर साबित हुई, इसका नमूना दुनिया की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक कोविड के दौरान देखने को मिला। कोविड के दौर में लगे लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर की संसद अपने यहाँ की सरकारों से सवाल पूछने के लिए नवाचार कर रही थी। कनाडा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की गई तो ब्रिटेन ने हाइब्रिड मॉडल यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से मीटिंग की व्यवस्था की। ऐसे ही फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपनी सरकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के जरिए सवाल जवाब किए, सुनिश्चित किया कि इस संकट के दौर में सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और संसद सवाल जवाब करके अपनी भूमिका निभाए। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने इन देशों के नाम को रिकॉर्ड के तौर पर रखा है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था यानी हमारी भारतीय संसद का नाम इस सूची से गायब था। संसद अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में भले ही खरी न उतरी हो, लेकिन भारतीय संसद को संविधान में पवित्र संस्था के रूप में उच्च स्थान दिया गया है। तो आइए अब एक नज़र संसद के संवैधानिक प्रावधानों पर डालते हैं। भारत में प्रजातंत्र और इसकी प्रतिनिधि संस्थाओं का उद्भव कोई आज की घटना नहीं है। भारत के प्राचीनतम साहित्य वेदों में सभा और समितियों का जिक्र मिलता है। इन सभाओं में मुक्त विचार विमर्श होते थे। इनके द्वारा पारित निर्णय सभी के लिए मानना जरूरी होता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में गणतंत्र थे, जिन्हें आम बोलचाल में संघ कहा जाता था। ये संघ स्वायत्त संस्थाओं के तौर पर काम करते थे। देश में आधुनिक प्रजातांत्रिक संस्थाओं का उदय एक प्रक्रिया के तौर पर ब्रिटिश शासन से भारतीय संघर्ष के दौरान हुआ। लोकप्रिय शासन के सूत्रपात का प्रथम प्रयास मार्ले मिंटो सुधारों से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने पहली बार द्विसदनीय शासन व्यवस्था की स्थापना की। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए संघ तथा प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। 1947 में अस्तित्व में आए भारत स्वतंत्रता अधिनियम से इस एक्ट में संशोधन किया गया और भारत का प्रशासन चलाने का ब्रिटिश शासन का उत्तरदायित्व समाप्त हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ एक पूर्व संसदीय प्रणाली की स्थापना हुई। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण का भार एक संविधान सभा को सौंपा गया। नए संविधान के मुताबिक पहले आम चुनाव 1952 में हुए। उस समय तक संविधान सभा ही संसद के तौर पर काम करती रही। संविधान के 5वें भाग के तहत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि आदि का वर्णन किया गया है। संविधान के मुताबिक भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राज्यसभा में राज्य व यूटीज के प्रतिनिधि होते हैं, वहीं लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। तो संसद की संवैधानिक स्थिति देखने के बाद अब एक नज़र संसद की महत्ता पर डालते हैं। देखते हैं कि हमें संसद की जरूरत क्यों है। 1947 के बाद गठित संसद भारतीयों का लोकतंत्र में विश्वास का प्रतीक है। संसद लोगों की निर्णयन में भागीदारी का जरिया है। सरकार के निर्माण में लोगों की सहमति का प्रतीक है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं। दरअसल इन शक्तियों को दिए जाने की वजह संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व है। संसद के प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसका पहला कार्य होता है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव।
किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों की मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही संसद के अंग लोकसभा का प्रमुख काम होता है कार्यपालिका का चुनाव करना। वहीं किसी बिल के पारित होने में राज्यसभा की भी प्रमुख भूमिका होती है। संसद का दूसरा काम होता है सरकार पर नियंत्रण रखना, गाइड करना और सलाह देना। संसद सत्र में प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। प्रश्न पूछे जाने के कारण सरकार अपनी कमियों को लेकर सतर्क रहती है। साथ ही सरकार को लोगों की राय जानने में भी मदद मिलती है। विपक्षी दल भी स्वतंत्र लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को उजागर करते हैं। इससे सरकार नीतिगत स्तर पर और सजग बनती है। संसद का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कानूनों का निर्माण करना। संसद संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है। संविधान कुछ स्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार देता है। बजट को स्वीकृति के लिए संसद में रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आने वाले वित्त वर्ष में आय एवं व्यय की अनुमति प्रदान करती है। संसद में संविधान संशोधन की शक्ति निहित है। हालांकि संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है। यह संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की शर्तों के मुताबिक है। संसद की न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को पदमुक्त करना और उपराष्ट्रपति को पद से हटाना शामिल है। इसके अलावा संसद देश में विचार विमर्श की सर्वोच्च इकाई है। यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करती है। तो संसद की महत्ता और उसकी जरूरत पर बात करने के बाद देखते हैं कि संसद किन चुनौतियों का सामना कर रही है। संसद के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती चुनौतियों की बात करें तो शुरुआत हाल ही में समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र से करते हैं। यह सत्र निर्धारित तिथि से पहले ही खत्म हो गया। इस तरह यह लगातार चौथा सत्र है जो रद्द किए गए शीतकालीन सत्र 2020 के अलावा अपने मूल कार्यक्रम से पहले समाप्त हुआ है। इस वजह से बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे लद्दाख में चीनी घुसपैठ, किसानों का मुद्दा, कोविड-19 पर सरकार की प्रतिक्रिया और रणनीति, पेगासस विवाद आदि पर गंभीर चर्चा नहीं हो सकी। दोनों ही सदनों में लगातार हुई उठापटक से संसद के वर्किंग टाइम पर भी असर पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा अपने तय समय का केवल 19% और राज्यसभा 26% ही उपयोग कर सकी। संसद का प्रमुख काम लाए गए विधेयकों पर चर्चा करना होता है, लेकिन हाल ही में सरकार 20 विधेयक लाई, जिसमें से केवल 18 विधेयक लोकसभा द्वारा बिना किसी डिस्कशन के पारित कर दिए गए। लोकसभा की कार्यवाही से जानकारी मिली है कि केवल एसटी ऑर्डर अमेंडमेंट बिल पर 10 मिनट का डिस्कशन किया गया था। एक अन्य चुनौती है विधेयकों को स्क्रूटनी के लिए संसदीय समितियों को न भेजा जाना। इन संसदीय समितियों में सरकारी अधिकारियों सहित कई विशेषज्ञ और स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं जो विधेयकों की जांच पड़ताल कर अपने सुझाव देते हैं। आपको बता दें कि इंसॉल्वेंसी, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट जैसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में संसदीय समितियों के सुझावों को शामिल किया गया था। ऐसा देखा गया है कि बिल सदन में लाने के कुछ दिनों के भीतर ही पारित किए जा रहे हैं। इससे सदन में डिस्कशन का टाइम कम होने के साथ साथ संसदीय समितियों को बिल रेफर करने में भी कमी देखी गई है। संसद भारत में विचार विमर्श का सबसे बड़ा मंच है। बावजूद इसके नीतिगत मसलों पर भी लोकसभा में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। केवल राज्यसभा में कोविड प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जा रहे अध्यादेशों से भी संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित हो रही है। संसद में मजबूत विपक्ष की कमी भी देश के शासन पर विधायी नियंत्रण को कमजोर बनाती है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को कार्यपालिका से अलग रखने का कारण कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण रखना होता है, लेकिन संसद अपने इस काम में काफी कम प्रभावी दिख रही है, जिसमें सुधार की जरूरत है। इन चुनौतियों के मद्देनजर देखते हैं कि क्या हो आगे की राह। दुनिया अभी जिस खराब वक्त से गुजर रही है, तो उसमें सांसदों को निजी राजनीति से ऊपर उठकर देश और दुनिया के हितों से संबंधित मुद्दों को तवज्जो देनी चाहिए, वरना इतिहास के पन्नों पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राजनेताओं को आपदा के समय में केवल ओछी राजनीति के लिए याद किया जाएगा। सुझावों की बात करें तो सबसे पहले कोरोना काल में संसद की कार्यवाही में जो बाधा हुई, उसे अब तकनीक के स्तर पर नए नवाचारों के जरिए पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए। संसद को सरकार के प्रस्तावों और कार्यों पर पर्याप्त जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। सांसदों को मुद्दों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। संसदीय समितियों द्वारा विधेयकों की पर्याप्त जांच की जाए और आम जनता से भी फीडबैक लिया जाए।
इससे नागरिकों के जरिए यह समझने में आसानी होगी कि किसी विधेयक का कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष सही नहीं है, साथ ही उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है। विपक्ष की भूमिका को मजबूती प्रदान करने के लिए छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो कैबिनेट जैसी संस्थाओं पर भी विचार किया जा सकता है। संसदीय विभागीय समितियों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए लंबा कार्यकाल और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि स्वीडन, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सभी अथवा कम से कम कुछ विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजना अनिवार्य है। भारत को भी इन देशों की तर्ज पर संसदीय समिति प्रणाली का पूरा लाभ हासिल करने के लिए इसी तरह की अनिवार्यता संबंधी नियम बनाने चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर कहें तो हमारे लोकतंत्र में सरकार के काम की जांच करने वाले प्रतिनिधि निकाय के रूप में संसद की केंद्रीय भूमिका है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि सभी विधायी प्रस्तावों की विस्तार से जांच करें, उनकी बारीकियों और प्रावधानों को समझें और उचित निर्णय लें। संसद अगले साल अपने गठन के 70 साल भी पूरे करने जा रही है। इसके अलावा संसद की नई बिल्डिंग भी तैयार की जा रही है, लेकिन बेहतर होगा कि हम लोकतंत्र के मंदिर को नया भवन देने के साथ उसकी आत्मा यानी स्वस्थ विचार विमर्श को भी जीवित रख सकें। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। संसद की प्रासंगिकता पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।